श्रम संघ के नियम रूल्स ऑफ ए ट्रेड यूनियन। किसी भी श्रम संघ के पंजीयन के लिए उसके नियम बनाने होते हैं। धारा 6 के अनुसार एक श्रम संघ को अपने नियमों में निम्नलिखित बातों या प्रावधानों का उल्लेख करना पड़ता है। श्रम संघ का नाम, श्रम संघ की स्थापना के संपूर्ण उद्देश्य, वे सभी उद्देश्य जिनके लिए श्रम संघ के सामान्य कोषों का उपयोग किया जा सकता है, श्रम संघ के सदस्यों सूची के रखरखाव की विधि तथा श्रम संघ के पदाधिकारियों एवं सदस्यों द्वारा उसके निरीक्षण की सुविधा संबंधी प्रावधान। श्रम संघ से संबंधित उद्योग में नियुक्त या संलग्न व्यक्तियों को श्रम संघ की सामान्य सदस्यता प्रदान करने की विधि संबंधी प्रावधान। इस अधिनियम के अंतर्गत धारा 22 श्रम संघ की कार्यकारिणी के गठन के लिए पदाधिकारियों के रूप में मानद या अस्थायी सदस्यों की संख्या तथा उनके प्रवेश संबंधी प्रावधान। श्रम संघ के सदस्यों द्वारा चंदे के भुगतान संबंधी प्रावधान। ये चंदा 25% प्रति सदस्य प्रति माह से कम नहीं हो सकता है। वे शर्तें जिन पर कुछ सदस्य नियमों के अनुसार किसी लाभ को प्राप्त करने का अधिकारी होगा। वे शर्तें जिनके अधीन किसी सदस्य पर जुर्माना किया जा सकेगा या उसके लाभ को जब्त किया जा सकेगा। नियमों में संशोधन, परिवर्तन या निरस्तीकरण की विधि। श्रम संघ के कार्यकारिणी के सदस्यों तथा उनके अन्य पदाधिकारी नियुक्ति तथा पदमुक्ति की विधि। श्रम संघ के कोषों की सुरक्षा के उपाय। श्रम संघ के खातों के अंकन की विधि। श्रम संघ के सदस्यों तथा पदाधिकारियों द्वारा लेखा पुस्तकों के निरीक्षण की सुविधा संबंधी प्रावधान। श्रम संघ के विघटन की विधि। ये उल्लेखनीय है कि नियमों में अन्य कोई बातों यथा पदाधिकारियों की नियुक्ति अवधि, श्रम संघ की सभाओं में समय अंतराल, सभाओं में पारित प्रस्तावों के सूक्ष्म लिखने, उनके अभिलेख रखने के प्रावधान करने के उद्देश्य से सन 1989 में एक विधेयक द ट्रेड यूनियन एंड इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट अमेंडमेंट बिल 1988 संसद में प्रस्तुत किया गया था, किंतु आज तक यानी सितंबर 1995 तक उसे पार नहीं किया जा सका। अब है पंजीयन को रद्द करना, कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। धारा 10 के प्रावधानों के अनुसार किसी भी पंजीकृत श्रम संघ के पंजीयन को निरस्त अथवा वापस लिया जा सकता है। श्रम संघ द्वारा आवेदन करने पर यदि किसी श्रम संघ द्वारा अपने पंजीयन को रद्द करने या वापस लेने का आवेदन किया जाता है तो रजिस्ट्रार वैसा ही कर सकता है, किंतु ऐसा करने से पूर्व रजिस्ट्रार को निर्धारित विधि से जांच पड़ताल करनी होती है, वह आवेदन जाली तो नहीं है। दूसरा है स्वयं रजिस्ट्रार द्वारा संतुष्ट होने पर। स्वयं रजिस्ट्रार के संतुष्ट होने पर निम्नलिखित दशाओं में वह श्रम संघ का पंजीयन निरस्त कर सकता है या वापस ले सकता है। यदि पंजीयन प्रमाण पत्र कपट से प्राप्त किया गया हो, अथवा यदि प्रमाण पत्र गलती से दे दिया गया हो, अथवा यदि उस श्रम संघ का अस्तित्व समाप्त हो गया हो, अथवा यदि उस श्रम संघ ने जानबूझकर तथा रजिस्ट्रार से सूचना प्राप्त करने के बाद इस अधिनियम के किसी प्रावधान का उल्लंघन किया है, अथवा यदि उस श्रम संघ ने ऐसा नियम लागू करना जारी रखा है जो इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान के विरुद्ध है, अथवा यदि उस श्रम संघ ने किसी ऐसे नियम को निरस्त कर दिया है जो धारा 6 के अनुसार उसके नियमों में होना आवश्यक है। ये धारा 10B। सभा के आवेदन कर श्रम संघ द्वारा सभा के आवेदन करने पर धारा 10(1) के अनुसार काम करना पड़ता है और सभा रजिस्ट्रार द्वारा संतुष्ट होने पर धारा 10B के अनुसार उसका पंजीयन निरस्त किया जा सकता है। जब स्वयं श्रम संघ ने ही पंजीयन के निरस्तीकरण का आवेदन किया है तो वह उचित जांच पड़ताल के बाद पंजीयन को निरस्त वापस लिया जा सकता है, किंतु जब रजिस्ट्रार किसी श्रम संघ के पंजीयन के निरस्तीकरण का स्वयं निर्णय लेता है तो रजिस्ट्रार श्रम संघ को कम से कम 2 माह का लिखित नोटिस देगा। इस नोटिस में उन कारणों का उल्लेख किया जाएगा जिनके आधार पर श्रम संघ का पंजीयन निरस्त वापस लिया जा रहा है। धारा 10 का परंतु अब है पंजीकरण से इनकारी अथवा निरस्तीकरण की अपील। अपील अगेंस्ट रिफ्यूजल और कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। श्रम संघ के पंजीयन से इनकार करने या उसके पंजीयन के निरस्तीकरण के विरुद्ध अपील की जा सकती है। इस संबंध में कुछ प्रावधान निम्नानुसार है। अपील हेतु न्यायालय। यदि कोई व्यक्ति रजिस्ट्रार द्वारा किसी श्रम संघ के पंजीयन से इनकार करने अथवा उसके पंजीयन के निरस्त करने के निर्णय से पीड़ित है तो ऐसा पीड़ित पक्षकार एक निर्धारित अवधि में निम्नलिखित न्यायालय को अपील कर सकता है। प्रेसिडेंसी नगरों में कार्यालय दशा में उच्च न्यायालय में। यदि श्रम संघ का प्रधान कार्यालय किसी प्रेसिडेंसी नगर की सीमाओं में है तो वहाँ की उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है।
अन्य नगरों की देश में नागरिक न्यायालयों में यदि श्रम संघ का प्रधान कार्यालय प्रेसिडेंसी नगरों की सीमा के बाहर स्थित है तो उस क्षेत्र के ऐसे नागरिक न्यायालय में जो अतिरिक्त या सहायक न्यायाधीश के पद से कम का नहीं होगा में अपील की जा सकेगी। धारा 11(1) अपील न्यायालय के अधिकार। अपील न्यायालय प्राप्त अपील के संबंध में निम्न अधिकार रखता है: अपील को रद्द करना अथवा रजिस्ट्रार को श्रम संघ के पंजीयन के लिए निर्देश देना, अथवा यदि पंजीयन के निरस्तीकरण संबंधी अपील है तो पंजीयन की यथास्थिति बनाए रखना या निरस्तीकरण के आदेश को वापस लेने का आदेश देना। रजिस्ट्रार न्यायालय के आदेश को मानने के लिए बाध्य होगा। धारा 11(2) अपील की सुनवाई प्रक्रिया संबंधी अधिकार। अपील न्यायालय अपील की सुनवाई में उस प्रक्रिया का पालन करेगा तथा उन्हीं अधिकारों का उपयोग कर सकेगा जो नागरिक प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत एक न्यायालय करता है। इसके अतिरिक्त वह न्यायालय यह भी निर्देश दे सकता है कि उस अपील का खर्चा किसके द्वारा दे होगा। धारा 11(3) सिविल न्यायालयों द्वारा अपील खारिज करने पर उच्च न्यायालय में अपील। यदि उक्त प्रावधानों के अंतर्गत सिविल न्यायालय द्वारा अपील खारिज कर दी जाती है तो पीड़ित पक्षकार को उपचार हेतु उच्च न्यायालय में अपील करने का अधिकार होगा। उच्च न्यायालय को वे सभी अधिकार होंगे जो एक अपील कोर्ट को प्राप्त होते हैं। धारा 11(4) श्रम संघों का रजिस्ट्रार या पंजीयक। रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियंस। श्रम संघ अधिनियम में श्रम संघ के रजिस्ट्रार की नियुक्ति, कार्यक्षेत्र आदि के संबंध में निम्नलिखित प्रावधान है। रजिस्ट्रार की नियुक्ति। समुचित सरकार प्रत्येक राज्य में श्रम संघों का एक रजिस्ट्रार नियुक्त करेगी। धारा 10(3) के अतिरिक्त तथा उप रजिस्ट्रार की नियुक्ति समुचित सरकार जितनी संख्या में उचित समझे उतनी संख्या में श्रम संघों के अतिरिक्त रजिस्ट्रार तथा उप रजिस्ट्रार नियुक्त कर सकती है। धारा 3(2) अतिरिक्त तथा उप रजिस्ट्रार पर नियंत्रण। सरकार द्वारा नियुक्त अतिरिक्त रजिस्ट्रार तथा उप रजिस्ट्रार के निरीक्षण तथा निर्देशन के अंतर्गत कार्य करेंगे। धारा 3(2) अतिरिक्त तथा उप रजिस्ट्रार की शक्तियाँ तथा कार्य। किसी अतिरिक्त रजिस्ट्रार तथा उप रजिस्ट्रार की शक्तियाँ तथा कार्य वे होंगे जो किसी आदेश द्वारा निर्धारित कर दिए गए हैं। धारा 3(2) कार्य क्षेत्र की सीमाएं। कोई भी अतिरिक्त रजिस्ट्रार तथा उप रजिस्ट्रार उन स्थानीय सीमाओं के भीतर ही अपनी शक्तियों एवं कार्यों का निर्वहन कर सकेगा जो किसी आदेश द्वारा निर्धारित कर दी गई है। संबंधित सीमा में रजिस्ट्रार माना जाना। उपयुक्त धारा 3(2) के अंतर्गत किसी अतिरिक्त रजिस्ट्रार तथा उप रजिस्ट्रार को जिस स्थानीय सीमा के लिए शक्तियाँ तथा कार्य सौंपे गए हैं वह उस स्थानीय सीमा के संदर्भ में रजिस्ट्रार ही माना जाएगा। धारा 3(3) रजिस्ट्रार की शक्तियाँ या अधिकार। पावर ऑफ रजिस्ट्रार। श्रम संघ के रजिस्ट्रार को इस अधिनियम में अनेक शक्तियाँ प्राप्त है। कुछ एक प्रमुख शक्तियाँ निम्नानुसार है: अतिरिक्त रजिस्ट्रार तथा उप रजिस्ट्रार के कार्यों का निरीक्षण एवं निर्देशन करना। धारा 3(2) श्रम संघों का पंजीयन करना। धारा 8 श्रम संघों के पंजीयन का प्रमाण पत्र जारी करना। धारा 9 श्रम संघों के प्रधान कार्यालय उनके सदस्यों तथा पदाधिकारियों के नाम, पते, व्यवसाय आदि का विवरण प्राप्त करना। धारा 5(1) 1 वर्ष से अधिक समय से विद्यमान श्रम संघ के पंजीयन के समय उसकी संपत्तियों में दायित्व का विवरण मांगना। श्रम संघों के नियमों को प्राप्त करना। श्रम संघ की कार्यकारिणी के गठन की सूचना प्राप्त करना। धारा 6 श्रम संघ के पंजीयन के संबंध में अधिनियम के प्रावधानों का पालन करने के उद्देश्य से कोई भी अन्य आवश्यक वस्तु सूचना मांगना। धारा 7 के उपयुक्त 8 में वर्णित सूचना न देने पर श्रम संघ का पंजीयन करने से इनकार करना। धारा 7 के श्रम संघ का प्रस्तावित नाम किसी विद्यमान श्रम संघ के समान या मिलता जुलता तथा भ्रम उत्पन्न करने वाला हो तो उसके नाम में परिवर्तन करने के लिए कहना। धारा 7(2) समुचित कारणों से संतुष्ट होने पर श्रम संघ के पंजीयन को निरस्त करना या वापस लेना। अब है श्रम संघों के अधिकार। राइट्स ऑफ ट्रेड यूनियंस। भारत में श्रम संघों के अधिकारों को 2 भागों में बांटकर अध्ययन कर सकते हैं। पहला श्रम संघ अधिनियम के अंतर्गत अधिकार, दूसरा अन्य सामान्य अधिकार। पहला है श्रम संघ अधिनियम के अंतर्गत अधिकार। भारत के श्रम संघ अधिनियम 1926 के अंतर्गत एक पंजीकृत श्रम संघ को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त है। पहला, एक वैधानिक व्यक्ति के रूप में अधिकार, राइट एज ए लीगल पर्सन।
एक पंजीकृत श्रम संघ कानूनी रूप से एक वैधानिक व्यक्ति होता है। फलतः प्रत्येक पंजीकृत श्रम संघ को धारा 13 के अंतर्गत एक वैधानिक व्यक्ति के निम्नलिखित अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। सदस्यों से प्रत्यक्ष अस्तित्व बनाए रखना, स्थायी अस्तित्व बनाए रखना, सार्वभौम मुद्रा बनाना तथा उपयोग करना, चल अचल संपत्ति प्राप्त करना, रखना, बेचना, पदाधिकारियों के माध्यम से अपने नाम से अनुबंध करना, बैंक में खाता खोलना, अन्य पक्षकारों पर अपने नाम से वाद प्रस्तुत करना, अन्य पक्षकार भी इस पर वाद प्रस्तुत कर सकते हैं। दूसरा, सामान्य कोष बनाना, उनका उपयोग करना, क्रिएट एंड स्पेंड जनरल फंड। प्रत्येक पंजीकृत श्रम संघ को अपने सदस्यों से चंदा एकत्र कर उसका उपयोग करने का अधिकार है। इसका उपयोग इस नियम की धारा 15 के उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। फिर राजनीतिक कोष का निर्माण उपयोग, क्रिएशन एंड यूज ऑफ पॉलिटिकल फंड। प्रत्येक पंजीकृत श्रम संघ को अपने सदस्यों के नागरिक एवं राजनीतिक हितों की संवर्धन के लिए राजनीतिक कोष बनाने एवं उपयोग करने का अधिकार है। धारा 16 कहती है बात। फिर नियम बनाने तथा परिवर्तन करने का अधिकार, राइट टू मेक एंड चेंज रूल्स। प्रत्येक पंजीकृत श्रम संघ अपने सामान्य संचालन, कार्यकारिणी के गठन, सदस्यता देने, चंदा वसूल करने, सभाएं करने, कोष की सुरक्षा, श्रम संघ के समापन आदि के संबंध में नियम बनाने तथा उनमें परिवर्तन करने का अधिकार होता है। धारा 6 कहती है बात। नाम में परिवर्तन का अधिकार, राइट टू चेंज नेम। प्रत्येक पंजीकृत श्रम संघ 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके अपने नाम में परिवर्तन करने का अधिकार रखता है। धारा 23 कहती है वह अपना नाम धारा 25 के प्रावधान के अनुरूप ही परिवर्तित कर सकता है। एकीकरण करने का अधिकार, राइट टू अमलगमेंट। प्रत्येक श्रम संघ किसी दूसरे श्रम संघ या श्रम संघों के साथ एकीकरण कर सकता है। ऐसा एकीकरण अपना विघटन करके या बिना के ही अथवा कोष का विभाजन करके अथवा बिना के ही कर सकता है। धारा 24। इस हेतु इस नियम की धारा 24 तथा 25 के प्रावधानों का पालन करना पड़ता है। अन्य सामान्य अधिकार, एक पंजीकृत श्रम संघ को उपयुक्त वैधानिक अधिकारों के अतिरिक्त एक श्रम संघ के सामान्य अधिकार भी प्राप्त होते हैं, जो है श्रमिकों का विभिन्न मंचों, समितियों, न्यायालयों, न्यायाधिकरणों में प्रतिनिधित्व करना, पंच निर्णय कार्यवाही में पंच नियुक्त करना, सेवा योजकों के साथ सौदेबाजी करना तथा अनुबंध करना, श्रम संघ की सभाएं तथा सम्मेलन आयोजित करना, अन्य संस्थाओं में से सूचनाएं या बुलावे का नोटिस प्राप्त करना, वैधानिक सहायता प्राप्त करना, श्रमिकों में उनके परिसर से संपर्क स्थापित करना तथा चंदा एकत्रित करना, आवश्यकता पड़ने पर वैध रूप से हड़ताल, धरना, घेराव आयोजित करना, इस अधिनियम तथा अन्य अधिनियमों के अंतर्गत आवश्यक वैधानिक औपचारिकताओं का पालन करना, श्रमिकों के हितों में संवर्धन के लिए सभी वैध कार्य की योजना बनाना तथा क्रियान्वित करना, श्रम संघ के विशेषाधिकार, प्रिविलेज ऑफ ए ट्रेड यूनियन। एक पंजीकृत श्रम संघ को निम्नलिखित विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। प्रिविलेज, पहला है पदाधिकारी को आपराधिक दायित्व से मुक्ति, इम्यूनिटी फ्रॉम क्रिमिनल लाइबिलिटी। किसी भी पंजीकृत श्रम संघ का कोई भी पदाधिकारी या सदस्य श्रम संघ के उद्देश्यों धारा 15 के अंतर्गत की प्राप्ति के लिए अपने सदस्यों के साथ किए गए किसी भी अनुबंध के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 120B के अंतर्गत दंडित नहीं किया जा सकता, जब तक कि वह अनुबंध कोई अपराध करने के लिए न किया गया हो। धारा 17। दूसरा है दीवानी दावों से मुक्ति, इम्यूनिटी फ्रॉम सिविल सूट्स। किसी भी पंजीकृत श्रम संघ या उसके किसी भी पदाधिकारी या सदस्य के किसी भी ऐसे कार्य के विरुद्ध किसी भी दीवानी न्यायालय में वैधानिक कार्रवाई नहीं की जा सकेगी जो उसने किसी ऐसे उद्योग विवाद को सफल बनाने के लिए किया है जिसमें उस श्रम संघ का सदस्य एक पक्षकार है। ऐसे कार्यों में निम्नलिखित कार्य सम्मिलित है जिनके करने पर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। ऐसा कोई कार्य जो किसी अन्य व्यक्ति को सेवा अनुबंध भंग करने के लिए प्रोत्साहित करता हो, ऐसा कार्य जिससे किसी दूसरे व्यक्ति के व्यापार, व्यवसाय या सेवा नियोजन में हस्तक्षेप होता हो, ऐसा कार्य जिससे किसी दूसरे व्यक्ति की अपनी पूंजी तथा श्रम को उसकी इच्छा अनुसार उपयोग करने में हस्तक्षेप होता हो। अब श्रम संघ के एजेंट के कार्यों के लिए दीवानी दायित्व से मुक्ति, इम्यूनिटी फ्रॉम सिविल लायबिलिटी फॉर एजेंट एक्ट्स। कोई भी पंजीकृत श्रम संघ अपने एजेंट के आपराधिक कार्यों से संबंधित किसी भी दीवानी न्यायालय की ऐसी वैधानिक कार्रवाई के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा जो किसी औद्योगिक विवाद की सफलता के लिए की गई हो, यदि यह सिद्ध कर दिया जाता है कि उसने वह कार्य उस श्रम संघ की कार्यकारिणी के जानकारी बिना अथवा उसके इसमें निर्देश के विरुद्ध किया था। धारा 18(2). अब व्यापार में रुकावट डालने वाले ठहराव करने का विशेषाधिकार।
प्रिविलेज टू मेक एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। कोई भी श्रम संघ अपने सदस्यों के साथ कोई ऐसा ठहराव भी कर सकता है जिसका उद्देश्य किसी व्यापार में रुकावट डालना ही क्यों न हो। ऐसा ठहराव चाहे देश में प्रचलित कानून के अंतर्गत व्यर्थ या व्यर्थनीय ही क्यों न हो। ऐसा ठहराव चाहे देश में प्रचलित कानून के अंतर्गत व्यर्थ या व्यर्थनीय ही क्यों न हो, श्रम संघ के सदस्यों के बीच किया गया यह ठहराव वैध होगा। धारा 19। परंतु इस धारा के अंतर्गत किए गए किसी भी ठहराव की कोई भी ऐसी शर्त जिसके अनुसार श्रम संघ का कोई सदस्य अपना माल बेचेंगे या नहीं बेचेंगे, लेन देन करेंगे या नहीं करेंगे, सेवा में नियोजित करेंगे या नहीं करेंगे के भंग होने पर कोई भी दीवानी न्यायालय क्षतिपूर्ति के लिए वाद स्वीकार नहीं कर सकेगा। धारा 19 का परंतु। इस प्रकार अपन ने आज श्रम संघ के विशेषाधिकार और श्रम संघ के अधिनियम के बारे में अध्ययन किया है।